वीडियो में जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके आगे अब देखें। जैसे हमने केमिकल क्लासिफिकेशन में कहा था कि क्या होता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ये दो होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। मतलब कि अगर मैटर को केमिकल, उसके केमिकल बिहेवियर पे हम क्लासिफाई करते हैं तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर मिलता है। ठीक है, तो अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो इसमें मैंने बताया था आपको दो इसके कैटेगरीज, एक आपका था एलिमेंट और एक है कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होता है कि एलिमेंट सिर्फ एक टाइप के एटम से बना होता है। ठीक है, जो भी एलिमेंट होता है वो सिंगल टाइप के एटम से बना होता है, उसको कभी सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, मतलब कि एक एलिमेंट को तोड़ के कोई और एलिमेंट नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट सिंगल टाइप के एटम से बना होता है, इसको किसी भी फिजिकल या केमिकल बिहेवियर से तोड़ के सिंपल सब्सटेंसेस में अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हाँ। कंपाउंड क्या होता है कि कंपाउंड एक सिंगल टाइप के मॉलिक्यूल से बना होता है। ठीक है, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस में आता है, क्योंकि देखिए जैसे मैं एग्जांपल, जैसे कि देखिए कंपाउंड जो है वो दो या दो से अधिक अलग अलग टाइप के एलिमेंट से बना होता है। ठीक है, कंपाउंड हमेशा दो या दो से अधिक अलग अलग टाइप के एलिमेंट से बना होता है, लेकिन हम इसको प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में क्यों रखते हैं? जब ये दो या दो से अधिक अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस से एलिमेंट से बना हुआ है, तो फिर हम इसको प्योर सब्सटेंस कैटेगरी में क्यों रखते हैं? देखिए क्यों रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम H2O ले लेते हैं। H2O एक कंपाउंड है वाटर। अब मान लीजिए कि वाटर को तोड़ना शुरू करते हैं, अलग अलग करना हम शुरू करते हैं। अलग अलग करते 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 हम कहाँ पहुंचेंगे? हम एक H2O के मॉलिक्यूल पे पहुंचेंगे, एक मॉलिक्यूल पे। ठीक है, H2O के एक मॉलिक्यूल पे पहुंचेंगे। जब यहाँ देखिए अभी तक वो वाटर है, लेकिन जब यहाँ पे हम तोड़ देंगे तो अब वो बन जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाएगा। अब वो वाटर नहीं रह जाएगा। देख लीजिए, अगर हम इसके बाद तोड़ देंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाएगा, वो वाटर नहीं रह जाएगा। यानी कि यहाँ तक जब तक है वो वाटर है। ठीक है, किसी भी फिजिकल मेथड से इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, इसको सिर्फ केमिकल मेथड से ही तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो कंपाउंड भी क्या होते हैं? कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो सिर्फ एक टाइप के मॉलिक्यूल से बने होते हैं, सिर्फ एक टाइप के मॉलिक्यूल से, जिन मॉलिक्यूल्स में दो या दो से अधिक अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको किसी भी फिजिकल, नॉर्मल फिजिकल मेथड से तोड़ा नहीं जा सकता है, और अगर इनको तोड़ना है तो इनको हमको केमिकल मेथड से तोड़ना पड़ता है। एलिमेंट के डेफिनेशन में हम कहते हैं कि किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मिक्सचर। देखिए इसके बाद आपका मिक्सचर आता है। मिक्सचर जनरली दो टाइप के हम मिक्सचर्स पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था उसमें कि होमोजेनियस सब्सटेंसेस और हेटेरोजेनियस सब्सटेंसेस, सेम वही है। होमोजेनियस मिक्सचर वो पूरे सब्सटेंसेस के लिए था, ये मिक्सचर के लिए है। होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। देखिए होमोजेनियस मिक्सचर, वो मिक्सचर, पहले तो मिक्सचर होता क्या है? सबसे बड़ा सवाल मिक्सचर होता क्या है? ये कंपाउंड से किस तरह से अलग है ना? देखिए ये भी दो या दो से अधिक अलग अलग सब्सटेंसेस से बना होता है। जैसे कंपाउंड है, कंपाउंड ये दो या दो से अधिक अलग अलग सब्सटेंसेस से बना होता है, मतलब एलिमेंट से बना होता है। उसी तरह से मिक्सचर भी दो या दो से अधिक अलग अलग सब्सटेंसेस से बना होता है। अब इस कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क क्या है? देखिए कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है ना, इसका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है। कंपाउंड का कंपोजिशन फिक्स होता है,
कंपोजिशन फिक्स होता है, लेकिन मिक्सचर का कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है। जिन भी सबस्टेंसेस से मिक्सचर बना होता है वो किसी भी कंपोजिशन में मिल सकते हैं, मतलब उनका मास रेशियो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि मास रेशियो 1:2 आ जाए, ठीक है। मान लीजिए कि x y से बना हुआ है, x और y से मिक्सचर बना हुआ है। हो सकता है कि x और y का मास रेशियो 1:2 आ जाए, ठीक है। हो सकता है कि 2:3 आ जाए, हो सकता है कि 5:2 आ जाए। मतलब रेशियो कोई फिक्स नहीं होता है, कोई भी रेशियो आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो कंपाउंड होते हैं वो जिन सबस्टेंसेस से बना होता है उसका रेशियो फिक्स है। अगर मान लीजिए कि x⁴ रेशियो है, मतलब x और y सबस्टेंस से बना हुआ है, तो अगर इसका 2:3 एक बार अगर रेशियो आ गया तो कहीं से भी उस एल कंपाउंड को उठाइए, उसका रेशियो क्या होगा? 2:3 ही होगा। जैसे H2O ले लीजिए, H2O का रेशियो हमेशा 1:8 आएगा, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, बट हो जाएगा 1:8। अब यहाँ से वाटर लीजिए या किसी और देश से वाटर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आपका आएगा तो 1:8 ही, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि चीनी और पानी का मिक्सचर ले लेते हैं, ठीक है, वाटर और शुगर का मिक्सचर ले लेते हैं, तो वाटर और शुगर के मिक्सचर तो आप वेरिएबल है ना, आप उसको बदल सकते हैं। आप अपना चाहते हैं कि ज़्यादा मीठा रहे तो आप ज़्यादा चीनी डाल देंगे, यानी कि मास रेशियो बदल गया। आप चाहेंगे कि कम मीठा रहे तो कम चीनी डालेंगे, है ना, उसका फिर मास रेशियो बदल गया। यानी कि मिक्सचर का कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड का कंपोजिशन क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, हाँ, अब मिक्सचर के टाइप्स में अगर हम बात करें तो होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनमें जो उनका कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। देखिए, कंपोजिशन फिक्स होना और यूनिफॉर्म होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। फिक्स होने का मतलब ये है कि उनका मास रेशियो हमेशा कभी नहीं बदलेगा, ठीक है, उनका मास रेशियो कभी बदलेगा नहीं। लेकिन होमोजेन, देखिए अब मिक्सचर आपका जो है ये मिक्सचर, हाँ, तो यूनिफॉर्म होना और फिक्स होने में फर्क है। यूनिफॉर्म होने का मतलब ये है कि जो बनावट होगी, देखिए कंपोजिशन मास रेशियो कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो बनावट होगी, मान लीजिए कि चीनी और पानी का घोल है, है ना, सॉल्यूशन है, इसकी बनावट देखिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से अगर थोड़ा सा उठा के अगर आप टेस्ट करते हैं तो उतना ही वैसा ही टेस्ट आएगा, और यहाँ से आप उठा के टेस्ट करते हैं तो वैसा ही आएगा। फिर इधर से उठा के टेस्ट करेंगे तो सेम टेस्ट होगा। यानी कि जो उसकी बनावट है, जो उसका कंपोजिशन है, वो थ्रू आउट द मिक्सचर क्या है? यूनिफॉर्म है। उसके बाद अगर आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर लेते हैं तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए कि शुगर प्लस वाटर का, ये मान लेते हैं कि आपका सैंड प्लस वाटर का, है ना, सैंड प्लस वाटर का। अब इसमें आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो हो सके तो पार्टिकल ऑफ सैंड अधिक हो जाता है, यहाँ पे आप देखिए पार्टिकल ऑफ सैंड हो सके तो कम हो जाएगा, इधर देखिए हो सके तो अधिक हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो कम, मतलब कि हर जगह बराबर पार्टिकल ऑफ सैंड नहीं होते हैं। लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर जिनमें होते हैं, जैसे कि शुगर और वाटर का सॉल्यूशन जो होता है, उसमें आप देखेंगे तो हर जगह शुगर और वाटर के मॉलिक्यूल्स का, शुगर और वाटर के पार्टिकल्स जो होंगे वो एक बराबर यूनिफॉर्मली बटे हुए होंगे। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक बराबर यूनिफॉर्मली बटे हुए नहीं होते हैं, ठीक है, कोई भी कहीं भी रहता है। तो मिक्सचर आपका क्या होता है? एक ऐसा सबस्टेंस जो दो या दो से अधिक अलग अलग सबस्टेंसेस से बना हुआ है, जिनका मास रेशियो फिक्स नहीं होता है, ठीक है, जिनका कंपोजिशन फिक्स नहीं है। कोई भी कंपोजिशन हो सकता है, अधिक का कम का कोई भी हो सकता है, ठीक है, और इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन, इसको बनाने में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। इनको अलग करने के लिए भी किसी भी केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं है। नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस से हम मिक्सचर्स के सबस्टेंसेस को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिक्सचर हो गया, कंपाउंड हो गया, इसके बाद हम देखते हैं
एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, देखिए एटम्स आर द सिंपलेस्ट सबस्टेंसेस ऑफ सिंपलेस्ट पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल या फिर सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल या फिर सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not be capable of independent existence। ठीक है, देखिए एटम्स जो होते हैं ये एलिमेंट के सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एटम्स एलिमेंट्स के सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हो सकता है कि अकेले रह ले या फिर ना रहे। may or may not be capable of independent existence, मतलब हो सकता है जैसे कि मान लीजिए कि सोडियम, अगर हम सोडियम के एटम्स की बात करें तो सोडियम का एटम्स मतलब कि सोडियम है, आप बात करिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन के जो एटम्स होते हैं वो अकेले नहीं रहते हैं, वो Cl2 के फॉर्म में होते हैं, वो Cl2 के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन लीजिए, हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं वो अकेले HH मतलब कि हाइड्रोजन के एटम्स अकेले नहीं रहते हैं, दो हाइड्रोजन के एटम्स एक साथ हमेशा रहते हैं। क्लोरीन के दो एटम्स हमेशा एक साथ रहते हैं, क्योंकि अकेले जो एक क्लोरीन का एटम है या एक हाइड्रोजन का एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो किसी न किसी से रिएक्शन कर ही लेता है। ठीक है, तो वो अकेले एग्जिस्ट अपने रिएक्टिविटी की वजह से, अपने रिएक्शन करने की टेंडेंसी की वजह से वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, इस वजह से वो Cl2 और H2 के फॉर्म में होते हैं स्टेबल रहने के लिए। प्लस कुछ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाले हैं, जैसे कि आपके वो नॉर्मल गैसेस हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ज़ेनॉन है, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है, ये सब ऐसे एलिमेंट्स हैं नोबल गैसेस। आपको पता है कि नोबल गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? इनकी वो प्रॉपर्टीज होती है कि ये कभी केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, कम या ना के बराबर होती है, इसी वजह से इनके जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग एग्जिस्ट कर जाते हैं, किसी से उनको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो याद रखिएगा एटम किसी भी सब्सटेंस का या फिर एटम एलिमेंट का, ठीक है, एटम जनरली एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो हो सके तो अकेले या अकेले ना, मतलब कि अकेले रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। हाँ, कुछ एलिमेंट्स के बस अकेले रह सकता है, जो नॉर्मल गैसेस हैं उन्हीं के एटम्स अकेले रहते हैं, बाकी सभी एलिमेंट्स के एटम्स क्या होते हैं, रिएक्शन करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तब वो एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद है मॉलिक्यूल्स। देखिए मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। देखिए एक एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, एक एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल विच कैन फ्रीली एग्जिस्ट। ठीक है, विच कैन फ्रीली एग्जिस्ट, जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। देखिए अभी एटम में हमने कहा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, सिर्फ नॉर्मल गैसेस के एटम्स को छोड़ दिया जाए तो वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। देखिए मॉलिक्यूल्स हमेशा इंडिपेंडेंट, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। जैसे हम वाटर की बात करें तो H2O है, ये वाटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अगर इससे नीचे जाएंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, तो ये वाटर रह ही नहीं जाएगा, है ना। ये वाटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, क्योंकि अगर इससे नीचे जाएंगे किसी केमिकल मेथड से इसको तोड़ते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाएगा, वो वाटर नहीं रह जाएगा। जैसे CO2 है, अगर CO2 है, इसमें अगर आप क्या करते हैं कि इसको अगर मतलब कि ये CO2 सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, जो एग्जिस्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, अगर इसको तोड़ेंगे तो ये कार्बन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रह जाएगा। ठीक है, मतलब कि मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हमको 5 लॉज के बारे में जनरली पढ़ना है।
लॉज ऑफ, देखिए जब एलिमेंट्स की मतलब कि एलिमेंट्स के बारे में जाना जाने लगा, मतलब बहुत सारे रिसर्च होने लगे, उसके बाद उनके मॉलिक्यूल्स के बारे में जाना गया, उसके बाद कंपाउंड्स के बारे में जाना गया, ठीक है, कि ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट इस तरह से इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब पता चली तो उसके बाद अब क्या हुआ कि ये पता किया, अब ये सोचा जाने लगा कि ये कुछ नियमों पे ये बने हुए हैं या फिर ऐसे ही रैंडमली एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, किसी भी तरह से बना लेते हैं, ठीक है, ये क्या कुछ नियम है इनके बनने का या फिर बस ऐसे ही यूं ही अपने आप किसी तरह से जुड़ के ये बना लेते हैं, ऐसा मतलब ये सोचा जाने लगा। तो धीरे धीरे कई साइंटिस्ट ने पता किया कि नहीं, ऐसे रैंडमली एलिमेंट्स एक दूसरे से नहीं जुड़ते हैं, बहुत सारे लॉज हैं, कई सारे लॉज हैं जो इनको गवर्न करते हैं, ठीक है, तो वो सारे लॉज ढूंढ कर डिस्कवर करके, देखिए इन्वेंट करके नहीं, इन्वेंशन का मतलब होता है कोई नई चीज इजाद करना, नई चीज बनाना, दुनिया को कोई नई चीज बना के देना, इन्वेंशन कहलाता है। डिस्कवरी कहलाता है आपके दुनिया में वो चीज मौजूद है, बस लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं, उसको बताना। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने केमिकल लॉज को डिस्कवर किया, उन्होंने इन्वेंट नहीं किया, उन्होंने डिस्कवर किया, क्योंकि उन लॉज पे तो शुरू से ही एलिमेंट्स एक दूसरे से जुड़ रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था। तो उन लॉज के बारे में, जैसे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, वो जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है उन्होंने न्यूटन ने डिस्कवर किया था, क्योंकि उसी लॉ पे हम चलते हैं, या फिर कोई भी चीज चलता है तो उसी लॉ पे चलता है, बस हमको पता नहीं था और न्यूटन ने डिस्कवर करके दुनिया को बताया। सेम उसी तरह से ये केमिकल लॉज भी हैं, ये सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से इन्हीं लॉज के बेस पे जुड़ते थे, लेकिन किसी को पता नहीं था, फिर कुछ साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर करके बताया। जैसे सबसे पहला है आपका लॉ कंजर्वेशन ऑफ, सबसे पहला और सबसे बेसिक, और जो आप शायद पढ़े भी होंगे छोटी क्लास में, ठीक है, सबसे पहला और सबसे बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उस केमिकल रिएक्शन में आपका जो मास होता है, मतलब जो रिएक्टेंट का मास होता है, वो कभी भी मास प्रोडक्ट के मास से अलग नहीं हो सकता है। मतलब सम टोटल ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम टोटल ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को डिस्ट्रॉय या फिर मास को क्रिएट नहीं किया जा सकता है, मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, मास को ना तो क्रिएट किया जाएगा किसी केमिकल रिएक्शन में और ना ही डिस्ट्रॉय किया जाएगा, यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जितना मास आप रिएक्टेंट का लेंगे प्रोडक्ट का उतना ही मास आपको मिलेगा, ना कम ना अधिक, ठीक है। अगर अधिक होने का क्या मतलब है कि कुछ मास क्रिएट हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कम होने का क्या मतलब है कि कुछ मास डिस्ट्रॉय हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कभी भी मास जो होता है वो ना क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, उसको सिर्फ एक फॉर्म से, मतलब कि ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जितना होगा उतना ही टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। बाद में जाके कुछ एक न्यूक्लियर रिएक्शन आप पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, तो उसमें क्या होता है कि मास थोड़ा रिएक्टेंट से कम हो जाता है, ठीक है। जब न्यूक्लियर फिजन, आप न्यूक्लियर फ्यूजन उसमें पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजन में मास रिएक्टेंट से कम हो जाता है, प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट से कम हो जाता है। उसके एक्सप्लेनेशन में आइंस्टीन ने ये कहा कि जो मास कम हुआ है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास में जो डिफरेंस है वो मास एनर्जी में चेंज हो गया है। इसका मतलब ये है कि मास कहीं गया नहीं है, मास सिर्फ एनर्जी में चेंज हुआ है। तो जब फिर बाद में जाके ये बताया गया कि मैटर भी मास भी या फिर मैटर भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है, मतलब कि मैटर एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल, मतलब मैटर और एनर्जी को इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये उन्होंने बताया। उसके बाद मतलब कि इसको इसके मॉडिफिकेशन में ये बताया गया
कि एनर्जी और मास का जो सम होता है वो हमेशा बराबर होता है। लेकिन आप फिलहाल ये याद रखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। इसमें आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि लॉ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, मॉडिफाइड वाला आगे बताया जाएगा। हाँ, इसके बाद है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि चाहे कोई भी एलिमेंट, मतलब चाहे कोई भी कंपाउंड आप उठा लीजिए दुनिया का, ठीक है, वो सेम टाइप के एलिमेंट से बना होता है। मतलब अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं तो ये हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन से ही बनेगा, चाहे इसको कहीं से भी लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस देश से लीजिए या फिर अगले किसी देश से ले लीजिए या फिर मून पर से ले लीजिए, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर वहाँ गैसेस मौजूद है और उस पर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो कार्बन और ऑक्सीजन से ही बना होगा और किसी एलिमेंट से नहीं बना होगा। यानी कि पहला पॉइंट क्या कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि अगर किसी कंपाउंड को हम लेते हैं तो उसको नो मैटर हम कहीं से भी लें, कहीं से भी उठाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो टाइप ऑफ एलिमेंट होंगे वो फिक्स होंगे, टाइप ऑफ एलिमेंट फिक्स होंगे। प्लस ये तो पहला पॉइंट था कि टाइप ऑफ एलिमेंट्स फिक्स होंगे कि कौन कौन से एलिमेंट के एटम्स होंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मास रेशियो होता है, जो भी एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं वो तो फिक्स होते हैं। उसके बाद जो मास रेशियो होता है दोनों एलिमेंट्स का जो मास रेशियो होता है, वो मास रेशियो हमेशा क्या होता है, एक बराबर होता है। ठीक है, मास रेशियो हमेशा एक जैसा होता है। जैसे इसमें देखिए, इसका मास रेशियो है 12:32, ठीक है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 गुजा 32, 12:32 है। अब इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो देखिए 3:8 आएगा, ठीक है। तो 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, यानी कि 3:8। अब कहीं से भी लीजिए, इनका मास रेशियो निकाले हैं 3:8। अब कहीं से भी CO2 को लीजिए, चाहे यहाँ से चाहे कहीं और से, कहीं से भी उठाइए CO2 को, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन ही होगा और इन दोनों का जो मास रेशियो होगा वो 3:8 ही आएगा। या फिर आप अगर ले लेते हैं, आप ले लेते हैं मान लीजिए H2O, ठीक है, हमेशा कहीं से भी H2O लीजिए, वाटर और ऑक्सीजन ही होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा, और इनका रेशियो जो होगा 2:16 यानी 1:8 ही हमेशा आएगा। ठीक है, जो मास रेशियो होगा वो हमेशा 1:8 आएगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर कोई एक कंपाउंड, एक पर्टिकुलर कंपाउंड अगर हम लेते हैं तो उसमें हमेशा एलिमेंट्स फिक्स होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से लेंगे तो किसी और एलिमेंट से बना है, कहीं और से उठाएंगे तो वो कहीं और एलिमेंट किसी और एलिमेंट से बना है। हमेशा टाइप ऑफ एलिमेंट्स फिक्स होते हैं और उनका मास रेशियो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। मास रेशियो कभी बदलता नहीं। चलिए, इसके आगे जो 2-3 लॉज है उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इतना आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है।